देखिए, आज का टॉपिक है एंजाइम कैटालाइसिस। ठीक है, एंजाइम कैटालाइसिस लास्ट टाइम किया था क्या हमने इसको? एंजाइम कैटालाइसिस हमारा हुआ था कि नहीं? ठीक है। देखिए, एंजाइम कैटालाइसिस आपको दोनों जगह काम आएगा, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। दोनों जगह आपको पढ़ना है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट आपके क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मतलब कीड़े मकोड़े आप कह सकते हो जो हमारे शरीर में है, या कोई और पेड़ पौधे में आप कह सकते हो, या किसी एनिमल्स वगैरह में। ठीक है। द phenomenon in which reactions are catalyzed by enzymes are known as enzyme catalysis. Enzymes are complex biological nitrogenous macromolecules proteins derived from living organisms. The process is also known as biological or biochemical catalysis. ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब जीवंत चीजें होती हैं इसमें, इसीलिए इनको बायोलॉजिकल कहा गया है। और चूंकि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, इसीलिए इनको बायोकेमिकल कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? केन शुगर। केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने का काम करता है ये इन्वर्टेज। ठीक है, इन्वर्टेज यहाँ पे क्या है? एंजाइम है जो यहाँ पे केन शुगर को तोड़ता है, किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू मैल्टोज टू इथेनॉल एंड देन टू एसिटिक एसिड। स्टार्च को कन्वर्ट करता है कौन? डायस्टेज। ठीक, फिर इसको ये डायस्टेज जो है आपका, ये क्या है? C12H32O11 शुगर है। वापस से शुगर कौन सा? तो केन शुगर हम कह सकते हैं। केन शुगर को तोड़ने का काम क्या करता है? मैल्टोज करता है। मैल्टोज इसको किस में तोड़ेगा? चाहे तो ग्लूकोज कह लीजिए, चाहे आप फ्रक्टोज कह लीजिए। फिर इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, किसके मदद से? तो जाइमेज नाम के कैटलिस्ट से। ठीक है, ये भी एक एंजाइम कैटलिस्ट है। इथेनॉल कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में, किसके द्वारा? तो माइकोडर्मा या एसिटाइल बैसिलस के द्वारा। ठीक है, ये सभी आपके एंजाइम कैटलिस्ट हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपको ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछता है कि शुगर शुगर से इथेनॉल में कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं इस टाइप के रिएक्शंस। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। दूध का मिल्क में कन्वर्जन। एक सेकंड, थोड़ा इसको जूम करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। द एंजाइम लैक्टोबैसिली हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम कैटलिस्ट काम आता है। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम कैटलिस्ट हैं ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। And characteristics highly specific in nature, that is one enzyme for one reaction। एक रिएक्शन के लिए एक टाइप के ही एंजाइम की जरूरत होती है। हम यहाँ पे जैसे दूध का हम दही बनाते हैं, तो इस जगह पे हम मैल्टोज यूज नहीं कर सकते, ना ही हम जाइमेज यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की कैपेसिटी नहीं है कि ये लोग दूध का दही बना दें। ठीक है, दूध को दही बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? लैक्टोबैसिली ही चाहिए। ठीक, देन इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। मतलब इसका जो काम है ये वही काम करता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोलाइटिक इन नेचर। ठीक है, इनमें पानी की मात्रा होती है। पॉइंट नंबर 3, मोस्टली द रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। यहाँ पे जनरली गैस का फॉर्मेशन होता है, गैस हमको दिखता है निकलते हुए। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एंजाइम कंसेंट्रेशन। तो ये यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पॉइंट नंबर 4 कि जो भी कैटलिस्ट हम यहाँ यूज करते हैं एंजाइम कैटलिस्ट, ये उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि हम उसका कितना कंसंट्रेशन ले रहे हैं, मतलब हम उसका क्वांटिटी क्या ले रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, फेवरेबल रेंज ऑफ पीएच। पीएच का रेंज भी बहुत जरूरी है फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इज इन बिटवीन 5 to 7। तो पीएच का जो रेंज है एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन के लिए वो 5 से 7 के बीच होना चाहिए, इसे भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, या यूं कह सकते हैं आप कि ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे ये सभी चीज काम करता है। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रूम टेम्परेचर, ये भी आपका important point है। The rate of enzyme catalysis is maximum at certain temperature known as optimum temperature. Influence of activators and coenzymes, अभी ये क्या है? It is observed that when a small non-protein vitamins is added with an enzyme, the catalytic activity of enzymes enhances considerably. ठीक है, अब जैसे देखो इस जगह पे इस पॉइंट को मैं वापस से डील करता हूँ, क्या है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। मैं लाइंस वापस से पढ़ूंगा, आप बताना कि ये किसके जैसा काम करता है। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए स्मॉल नॉन प्रोटीन या तो विटामिन्स इज एडेड with an enzyme, the catalytic activity of enzymes enhances considerably। तो यहाँ पे जो विटामिन्स है उसको हम और क्या कह सकते हैं, ये किसके जैसा काम कर रहा है, आप बता सकते हैं क्या? मैंने पढ़ाया है पहले कुछ चीजें, उसमें से बताइए, देखें कौन बता सकता है ये एक्टिवेटर्स या कोई एंजाइम्स को क्या कहेंगे। देखो इस जगह पे किसी ने तो लिखा कुछ, देखें पॉजिटिव कैटलिस्ट, विक्रम का आंसर है पॉजिटिव कैटलिस्ट। और बाकी लोग क्या लिखेंगे? बाकी लोग का आंसर क्या है? देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट ना कह के हम इसको कह सकते हैं प्रोमोटर्स। ठीक है, प्रोमोटर्स का काम क्या था? कैटलिस्ट के स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, कैटलिस्ट के स्पीड को इंक्रीज करना। यहाँ पे ये जो एक्टिवेटर्स है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? एंजाइम्स के स्पीड को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखो एंजाइम्स इनहांसेस कंसिडरेबली, मतलब इनके एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। एक्टिविटी को बढ़ाने का मतलब क्या है कि ये बेसिकली इनके वर्क फंक्शन को बढ़ा रहे हैं, इनके काम करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये प्रोमोटर्स के जैसे काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोमोटर ना कह के यहाँ पे चूंकि हम एंजाइम्स पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे इनको एक्टिवेटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप एक भाषा में इसे प्रोमोटर कह सकते हैं। देन सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। तो यहाँ पे हम प्रोमोटर ना कह के हम क्या कहेंगे? कोएंजाइम। कैटलिस्ट के टाइम पे हम क्या कहते थे? हम कहते थे वहां पे कि प्रोमोटर हो रहा है, जैसे हैबर्स प्रोसेस में हम लोग प्रोमोटर यूज करते थे। ठीक है, मॉलिब्डेनम जो है वो आयरन के लिए प्रोमोटर होता है, वैसे ही यहाँ पे आपका कोएंजाइम्स है, जैसे विटामिन वगैरह है, यहाँ पे कोएंजाइम्स है, तो ये एक तरह का प्रोमोटर के जैसा काम करता है। Then similarly, the metal ions like sodium plus, manganese plus, copper 2 plus, cobalt 2 plus, etc., when weakly bonded to enzyme molecules, increases the catalytic activity of enzymes. These metals ions are called activators। ठीक है, तो यहाँ पे जब एंजाइम के साथ मेटल्स को जोड़ दिया जाता है, इन मेटल्स को जोड़ा जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। ठीक है, इसे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। आगे देखा जाए,
नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन। देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन क्या है, जो पॉइजन हमने पहले पढ़ा था वही चीज यहाँ पे भी है। Inhibitors and poison. The inhibitors of poison interact with the active functional groups on the enzyme surface and often reduce or completely destroy the catalytic activity of enzymes. ठीक, हमने कैटलिस्ट में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पॉइजन। ठीक है, पॉइजन का काम क्या था, तो कैटलिस्ट के एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी कह लीजिए या तो उसके स्पीड को आप कह लीजिए कि वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो पॉइजन की बात हो रही है, ये जो इनहिबिटर्स या पॉइजन की बात हो रही है, इसका काम क्या है, तो यहाँ पे ये एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, एंजाइम्स को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, और जिसके वजह से रिएक्शन हमको होता हुआ कम दिखेगा या रिएक्शन घटता हुआ दिखता है। ठीक है, तो सेम फंडा है जो कैटलिस्ट में यूज होता था, वही ये फंडा यहाँ पे यूज किया जाता है। देन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। There are a large number of cavities present at the surface of colloidal particles of enzymes. ठीक है, अब देखो ये आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, लिखना नहीं है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ और इसको ध्यान से देखिए। कहता क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक, तो कैटलिस्ट में हमने क्या देखा था कि कैटलिस्ट में क्या क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं, डेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर होल्स होते हैं, या फिर कॉर्नर पोजीशन था जिसके वजह से कैटलिस्ट का एक्टिविटी बढ़ जाता है। वही चीज यहाँ पे क्या है, एंजाइम के केस में, यहाँ पे एंजाइम्स के केस में आपका कैविटीज ज्यादा मिलेगा, मतलब पोर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको पोर्स देखने को मिलेगा, जितने ज्यादा पोर्स होंगे उतना ज्यादा इसका कैटलिस्ट का एक्टिविटी देखने को मिलेगा। These cavities are of characteristic shape and possess active groups such as NH2, COOH, OH, etc. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक शेप। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक शेप कहने का क्या मतलब है, तो एंजाइम कैटलिस्ट में दो चीजें यूज होती है, लॉक एंड की। जैसे हर ताले के लिए चाबी अलग होता है। ठीक, हर एक ताले का जो चाबी है उसके ही लॉक में फिट होगा, किसी दूसरे के लॉक में फिट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट का भी सेम फंडा है कि जो कैटलिस्ट जिस रिएक्शन में यूज किया जाता है वो उसी में यूज होगा, दूसरे में यूज हम नहीं कर सकते, जो कि मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल्स में आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक शेप लिखा गया है, ये शेप उसी चीज को डिफाइन करने में लिखा गया है कि जो जैसा रिएक्शन है उस टाइम पे वैसा ही कैटलिस्ट लगेगा, हम हर कैटलिस्ट को दूसरे जगह पे बिठा नहीं सकते। तो बेसिक रीजन क्या है कि हर ताले की चाबी अलग और हर चाबी की ताले अलग। तो बात वही है कि जैसा ताला होगा उसका चाबी भी वैसा ही शेप का आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, the molecules of the reactant या फिर substrate which have complementary shape fit into these cavities just like a key fits into a lock। ठीक है, जो रिएक्टेंट है वो जाके एंजाइम के कैविटी में फंसता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, मैंने जो ड्राइंग आपको दिखाया है इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा करके बनाता हूँ। यहाँ इसको ऐसा दिखा है कि ये मेरा एंजाइम है और इसमें ऐसा बड़े बड़े छेद होते हैं, कैविटी है आप कह लो। अब इस कैविटी में क्या है, तो रिएक्टेंट आके फंसेगा। ठीक है, इस कैविटी में आपका रिएक्टेंट आके फंस रहा है। अब जैसा इसका शेप होगा, जैसा इस कैविटी का शेप होगा, ठीक है, वैसा ही रिएक्टेंट इसमें आके फंसना चाहिए। उसी चीज को यहाँ पे कहा गया है लॉक एंड की। देखो मैं वापस इस लाइन को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए।
द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट विच हैव कंप्लीमेंट्री शेप, ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम है, जो मॉलिक्यूल है या सबस्ट्रेट कह लीजिए, जिसका शेप होता है, फिट इनटू दीज कैविटीज जस्ट लाइक ए की, चाबी फिट्स इनटू ए लॉक, ड्यू टू द प्रेजेंस of active groups of catalyst and activated complexes formed first. अब यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट में जो एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, एक्टिव ग्रुप्स कौन है, तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में NH2 दिया गया है, उसके बाद COOH दिया गया है, OH दिया गया है, तो ये क्या है, ये एक्टिव ग्रुप्स है, ठीक है। इनका काम क्या है, तो ये काम क्या करते हैं, ये पहले एक बीज का प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हमने एडसॉर्प्शन थ्योरी पढ़ा था, तो एडसॉर्प्शन थ्योरी में क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, बीज का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार करता है, ठीक है, जिसके वजह से हमको प्रोडक्ट बनाने में सहूलियत होता है। ये भी वही काम करते हैं, एक बीज का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं पहले, उसके बाद विच देन डिकम्पोजेस टू यील्ड द प्रोडक्ट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, वो कॉम्प्लेक्स पहले फॉर्म होने के बाद वो टूटता है, टूटने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, और जो एंजाइम कैटलिस्ट था वो वापस से आपको मिल जाएगा। देन सच मैकेनिज्म की एंड लॉक मॉडल, ताले और चाबी का जो मॉडल था वो पहली बार किसने दिया था, 1913 में दिया गया था, किसके द्वारा, बायोकेमिस्ट मिकेलिस एंड मेंटेन। इट मे बी एक्सप्रेस्ड काइनेटिकली एज, देखो इसका मेरे ख्याल से ड्राइंग इसमें है कि मुझे ध्यान नहीं है, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम लिया गया, सबस्ट्रेट लिया गया, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है दोनों का। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स टूटता है, टूटने के बाद क्या देता है, प्रोडक्ट देता है, और ये एंजाइम देता है, ठीक है। अभी इसका मैं ड्राइंग आपको दिखाता हूँ, ड्राइंग, एक सेकंड होल्ड करेंगे, मैं ड्राइंग दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपका ये एक प्रोसेस है, सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस बाय जियोलाइट्स, ठीक है। यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, इसके बाद एक एंजाइम कैटालाइसिस है, एंजाइम कैटालाइसिस में ड्राइंग दिया होगा मेरे ख्याल से, देखिए यहाँ पे ये आपको ताला और चाबी का एग्जांपल देके दिया गया है एनसीईआरटी, ठीक है। ये एंजाइम है जो कैटलिस्ट है, ये एंजाइम है, और ये सबस्ट्रेट है रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसका जो चाबी है वो सिर्फ उसी ताले में फिट हो सकता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है और जाके एक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, ठीक। ये बीच का जो ड्राइंग है ये कॉम्प्लेक्स को दर्शा रहा है, उसके बाद ये एंजाइम अलग हो जाता है और आपको प्रोडक्ट अलग से ये फॉर्म करके देता है। नहीं दिख रहा है तो मैं वापस से शेयर करता हूँ। अभी दिखा स्क्रीन, अभी स्क्रीन दिख रहा है।
ठीक है। देखिए दो जो अभी मैंने ताले और चाबी का बात किया था वो यहाँ पे प्रोसेस में दिखलाया गया है। एंजाइम आपका कैटलिस्ट है, ये सबस्ट्रेट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, ये हो गया एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट कहने का मतलब है जहां पे आपका होल होगा या कैविटी जनरेटेड होगा, ठीक है, जिस जगह पे कैटलिस्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो ये एंजाइम जाके सबस्ट्रेट के कैविटी में ऐसे फंसता है और फिर एक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इस ये डिकम्पोज कर जाता है, मतलब टूट जाता है। टूटने के बाद एंजाइम हमने जैसा लिया था हमको वापस मिलना चाहिए, क्योंकि कैटलिस्ट है, रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा और हमको बाद में ये क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिलता है। तो ये सिंपल सा ड्राइंग है, हालांकि ये ड्राइंग आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा। ठीक है, इसके स्टेप्स दिए गए हैं यहाँ पे जो मैंने नोट्स में दिया है वो। इसके बाद है कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री, तो इसको हम लोग वापस से अपने नोट्स में देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट दिया गया है कि कौन सा कैटलिस्ट इंडस्ट्री में किस काम के लिए यूज किया जाता है। जैसे पहला है आपका KClO3 का प्रिपरेशन, नहीं सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ O2 फ्रॉम KClO3। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट MnO2 होता है। हैबर्स प्रोसेस कैटलिस्ट Fe है और MO वहाँ पे प्रमोटर है। पोस्टवर्ल्ड प्रोसेस में PT गेज आपका कैटलिस्ट है। देन चेम्बर प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में आपका V2O5 कैटलिस्ट है। देन डेकन्स प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2 है, यहाँ पे कैटलिस्ट CuCl2 है। बॉश प्रोसेस Fe2O3 प्लस Cr2O3। देन मैन्युफैक्चर वेजिटेबल घी, यहाँ पे निकल कॉपर एज ए निकल यूज है एज ए कैटलिस्ट और कॉपर एज ए प्रमोटर है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, यहाँ पे H2SO4 आपका एक्वस फॉर्म में एज ए एसिड की तरह ये यहाँ पे ये कैटलिस्ट काम करता है। एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड में OH आपका कैटलिस्ट है। एनोलाइजेशन ऑफ कीटोन में आपका H+ या OH आपका कैटलिस्ट होता है। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये आपका जियोलाइट्स है जो एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे काम होता है। ठीक है, एक चीज और, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, मैं जब टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का तो वहां पे ये पूरा का पूरा आपको टेस्ट में आएगा, पूरा नहीं जो भी इसमें होंगे वो आएंगे। तो इसको आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस। तो ये क्या है इस चीज को देखें, देखा जाए। A catalytic reaction, a catalytic reaction which depends upon the core structure of the catalyst and on the size of the reactant and product molecules is called shape selective catalysis. Zeolites are good shape selective catalysts due to their honeycomb-like structure. देखो honeycomb-like structure का मतलब होता है कि मधुमक्खी का छत्ता, वो आप जो देखते हो ना छत्ता, देखो कैसा होता है इस टाइप का। छत्ता मधुमक्खी का आपको ऐसा दिखेगा। ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसको हम हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि ये मधुमक्खी है और इस टाइप से दिखता है। ठीक, अब देखो शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का भी शेप और जो प्रोडक्ट है हमारे पास बन रहा है उसका भी शेप क्या है, और जो हमारे पास कैटलिस्ट है इसका शेप क्या है। तो ये वैसे रिएक्शंस हैं जो बेसिकली शेप के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर शेप बहुत ज्यादा छोटा होगा किसी का भी, एक का छोटा होगा बहुत ज्यादा, एक का बहुत बड़ा होगा, तो भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के साइज अगर मैच नहीं करते तो भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली ये रिएक्शन कहना क्या है, एक कैटालाइटिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जो कंपल्सरी कोर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता हो, किसके, कैटलिस्ट के।
और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज पे डिपेंड करता है। पोर कहने का मतलब क्या है कि हम जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं इसका जो छिद्र होगा, ठीक है, उस छिद्र के हिसाब से आपके रिएक्टेंट या फिर कैटलिस्ट काम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया और वो रिएक्टेंट यहाँ पे छोटा साइज का है, ठीक है, रिएक्टेंट का साइज जो है वो है स्मॉल, तो उससे क्या होगा कि रिएक्टेंट इस वाले पोर में फंसेगा नहीं। अगर पोर में फंसेगा नहीं तो आपका रिएक्शन संभव नहीं है। ठीक, अगर रिएक्टेंट का साइज बहुत बड़ा है तो भी वो पोर में नहीं फंसेगा, तो भी हमारा रिएक्शन संभव नहीं है। तो सेल्फ सिलेक्टिव कैटालाइसिस का बेसिक फंडा क्या है? तो एक ऐसा शेप जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कैटलिस्ट के पोर में फंस सके, जिसके वजह से रिएक्शन पॉसिबल हो सके। तो जियोलाइट्स का एक एग्जांपल है, जियोलाइट्स का एग्जांपल आप बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कहता क्या है, जियोलाइट्स बहुत अच्छा सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, ठीक है, इसीलिए इसको बहुत अच्छा कहा जाता है। अब बेसिक जियोलाइट स्ट्रक्चर इज एज शोन, ये आपका सबसे सिंपल जियोलाइट स्ट्रक्चर है। ठीक, द पोर साइज, the pore size ranges between 260 pm to 740 pm, इसे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। These are microporous aluminosilicates of general formula mx by n Al O2 whole x SiO2 whole y dot mH2O, where n is the valency of metal ion Mn plus. Thus, only those molecules can be adsorbed in these pores whose size is small enough to enter this cavity and also leave easily। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है जियोलाइट्स के लिए, या यूं कहे तो सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट के लिए जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, और इस फॉर्मूला के हिसाब से ये जो कंडीशन है ये मेटल के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे वही मेटल्स आ सकते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता हो। उसके बाद इनकी मेन खासियत क्या है? तो इनकी मेन खासियत होती है पोर्स। ठीक, पोर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आपका रिएक्टेंट फंस सके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट भी आसानी से निकल सके, मतलब रिएक्टेंट आसानी से जा सके और प्रोडक्ट आसानी से बाहर आ सके। ठीक है, अगर कोर्स में थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ, थोड़ा मिसमैच हुआ, तो आपका रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। These are widely used in petrochemical industry। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहने का मतलब है वो इंडस्ट्री जहां पे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, एज ए कैटलिस्ट फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ना, जैसे अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस। ठीक है, आप देखो आपका जो रॉ पेट्रोल है, ठीक है, जो पेट्रोल नीचे से निकलता है, पेट्रोल ना कह के हम रॉ ऑयल कह सकते हैं, जो कच्चा तेल है, जब वो समंदर के अंदर से निकाला जाता है तो उससे क्या क्या निकलता है हमको? एक तो पेट्रोल मिलता है, उसके बाद हमको डीजल भी मिलता है, हमको केरोसिन भी मिलता है, ठीक है, उसके बाद वैक्स मिलता है, ग्रीस मिलता है। ठीक है, तो ये कब मिलता है? जब हम इस हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन। मैंने आपको कहा था कि जब जैसे जैसे कार्बन का चेन इंक्रीज करेगा, कार्बन चेन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे आइसोमर प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये यूज किया जाता है, ये जो सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस है ये ज्यादा यूज होते हैं। An important zeolite catalyst used in petroleum industry is ZSM5। ये बहुत important है, ठीक है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। Which converts alcohol
directly into gasoline, petrol, by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbon. ठीक है, जेडएसएम 5 का काम क्या है? अल्कोहल को डायरेक्ट पेट्रोल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अभी आप देखिए, आपने कई बार न्यूज पढ़ा होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग या इथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग। जब से कोरोना आया है तब से आप इथेनॉल के बारे में न्यूज वगैरह आप पढ़ रहे होंगे कि इथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया अपने देश में। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी चीज से रिलेटेड है, यहाँ पे अल्कोहल से पेट्रोल वगैरह बढ़ाने का, गैसोलीन का मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक, क्योंकि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली अल्कोहल से इसको ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, देन इसके आगे चला जाए, कोलाइडल स्टेट। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है कहीं पे भी? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? बाकी लोगों को, ज्योत्सना, कोई डाउट नहीं है बाकी लोगों को? विक्रम का कोई डाउट नहीं, और साक्षी का भी कुछ नहीं। देन देखो, इसका मैं क्या बोलता है, इसका शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जिनको कंप्लीट पढ़ना है कंपटीशन के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। सिर्फ बोर्ड्स के लिए मैं इसको वापस से एडिट करके आपको दे दूंगा। चैप्टर खत्म होगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्लास में यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, कोलाइडल स्टेट हम लोग कल चालू करेंगे। कल का क्लास नोटिस दे देंगे, कल क्लास होगा कि नहीं, ज़्यादा चांस है कि होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नोटिस आ जाएगा, और कोलाइडल स्टेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, डाउट हो